कैसे हैं आप सब। 12th और 11th की बायो को मज़े से हम बिल्कुल सफाया करने वाले हैं। कैसे? आज हम शुरू करने वाले हैं 11th की बायो। सबसे पहले 11th की बायो टफ़ है 12th से, ये मैं भी जानता हूँ क्योंकि मेरे मार्क्स भी 11th की बायो में अच्छे नहीं थे। बट मैंने बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे और यहाँ तक कि मेरी बायो बेहतरीन हुई और इस चक्कर में मैंने मास्टर्स और अपनी बैचलर भी बायो से ही करी है। बॉटनी से मैंने एमएससी करी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आज मैंने इतना सब कुछ पढ़ा है आपके लिए कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा इजी बनाने के लिए। सबसे पहले बस आपको इतना सा करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है, बट यहाँ पर आपको जो मैंने हैंडी नोट्स जो मैं दे रहा हूँ, प्रोवाइड करूँगा यहाँ पे, उससे आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत कम शब्दों में एनसीईआरटी को डाल दिया है। एंड सेकंड थिंग, जो बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, अगर वो यहाँ से पढ़ रहा है कोई इशू नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो लाइन टू लाइन नोट्स हैं वो इसमें इंक्लूड है। टेंशन मतलब जो इसमें लिखा है बस आप उसको पढ़िएगा। पहली बात, द लिविंग वर्ल्ड। ये लिविंग वर्ल्ड है क्या, उसको समझने से पहले हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि लिविंग थिंग होती क्या है, लिविंग है क्या। और लिविंग को समझना है तो लिविंग से इंटरलिंक्ड है ग्रोथ। अब पहले हम समझते हैं लिविंग क्या है। लिविंग की अगर डेफिनेशन अगर आप दिमाग में सोचो कि आप लिविंग है, ये इसका क्या प्रमाण है, इसकी क्या आप कह सकते हो कि मतलब मैं मान लूँ कि आप लिविंग है, तो आप बोलोगे कि सर मेरे अंदर मैं ग्रोथ करता हूँ, मेरी मेरी हाइट इंक्रीज़ हो रही है। सर मेरे बाल, मैं छोटे होते हूँ बाल बड़े हो जाते हैं। अच्छा, आप बोलोगे कि सर मैं चल सकता हूँ। ठीक है, मैंने मान ली बात। अब एक बात बताइए, आपका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, मान लिया आपका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन माउंटेन्स का भी साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। आपने सुना नहीं है, हिमालय रेंज का भी तो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि ये कोई लिविंग थिंग का मतलब एक करेक्टर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नॉन लिविंग थिंग में भी वो क्वालिटी पाई जा रही है कि अगर आप उसकी साइज़ की ग्रोथ की बात कर रहे हो तो नॉन लिविंग में भी हो रहा है। तो फिर आप कहोगे कि सर अच्छा सर ह्यूमन जो है ना, ह्यूमन या फिर एनिमल्स वगैरह या फिर लिविंग थिंग जो होती है वो रिप्रोडक्शन कर सकती है। ठीक है, मान लेता हूँ। अब इससे एक्सेप्शन भी मेरे पास है, जैसे म्यूल और वर्कर बीज। आपको मैं बताता हूँ होता क्या है कि जब आप बीज मतलब मक्खियों की कॉलोनी पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे कि उसमें क्या होता है, तीन तरह की मतलब आप मान लीजिए, एक तो होता है शोल्डर, एक होता है आपका वर्कर बी, और थर्ड जो होता है एक जो मतलब मेल होता है जो कि फर्टाइल होता है। ठीक है, एंड एक होती है रानी, क्वीन बी। अब होती क्या है, क्वीन होती है ना, क्वीन जाती है एक अलग जगह, बिल्कुल सन्नाटे वाली जगह पे। तब वहाँ पर जाते हैं बहुत सारे मेल्स फर्टाइल, और उनमें से जाकर एक जो उसको पसंद होता है उसके संग वो रिप्रोडक्शन करती है। बाकी का क्या है, सोल्जर्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन सोल्जर्स रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। वर्कर्स, क्योंकि रानी तो एक ही के संग रिप्रोडक्शन करेगी। सही समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। तो अब वर्कर और सोल्जर्स का क्या है, ये तो रिप्रोडक्शन ही नहीं कर रहे, तो रिप्रोडक्शन वाली स्टेज भी आप बोल नहीं सकते। ऐसे ही सेम टू सेम आपको एक बात उसमें देखने को मिलती है, किसमें, ये म्यूल जो खच्चर होता है ना, खच्चर घोड़े और किसका आप आपने ये गधा, हॉर्स और डंकी, हॉर्स और डंकी का जो मतलब बनता है ना, वो होता है म्यूल। अब जो म्यूल होता है ना, म्यूल में क्या होता है, तो खुद चढ़ने की पावर हॉर्स से आती है, और वो ढोने वाली जो होती है ना, ढोने की सामान ज़्यादा भारीपन उठाने, वो डंकी से आती है। तो ये आपके काम के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन अब ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये स्टेराइल होता है। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि देखो सेम स्पीसीज अगर रिप्रोडक्शन करती है तो जो स्पीसीज आएगी वो फर्टाइल होती है। जो सेम अगर स्पीसीज होती है ना, अगर वो रिप्रोडक्शन करेगी तो बाकी सब फर्टाइल होती है। बट अगर मतलब रैंडमली स्पीसीज अगर रिप्रोडक्शन करेगी तो जो उनका ऑफ स्प्रिंग होगी, अगर हो भी गए तो वो अनफर्टाइल होते हैं, जैसे कि स्ट्राइल होता है, जैसे कि म्यूल। तो रिप्रोडक्शन वैसे तो तीन आपके दो तरह से हो सकता है।
एक होता है असेक्सुअल, सेक्सुअल। असेक्सुअल में वेजिटेटिव रीजनरेशन, बर्डिंग, ये सब देखने को मिलता है। किस किस में रीजनरेशन प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। इसको मैं जूम करता हूँ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव में देखने को मिलता है, रीजनरेशन देखने को मिलता है, अनबर्डिंग है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उसमें देखने को मिलता है। बट इसके अलावा आप बोलोगे कि सर मेटाबॉलिज्म में भी हो सकता है, तो मान लेता हूँ मेटाबॉलिज्म में मानता हूँ कि मेटाबॉलिज्म पहले तो हम होता क्या वो समझते हैं। तो मेटाबॉलिज्म को करेक्टर मान सकते हैं लिविंग का, लेकिन इसके एक्सेप्शन है। पर पहले समझते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बच्चा कि ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट इज अकर इनसाइड योर बॉडी, वो सारी रिएक्शन जो आपकी बॉडी के अंदर हो रही है तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब हमारे अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, हमारे अंदर डाइजेशन हो रहा है, ये सब क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है। बट अब आप बोलोगे सर ये प्रोसेस तो बाहर भी तो होती है। लाइक अगर आप कहीं आप आउट ऑफ द बॉडी करा रहे हो तो वो भी तो रिएक्शन होती है। तो मैं भी बोलता हूँ हाँ, तो मेटाबॉलिक भी एक तरह का आप कह सकते हो करेक्टर, लेकिन आप इसमें भी कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। अब होता है क्या, जो लिविंग होता है उसमें कॉन्शियसनेस होती है। कॉन्शियसनेस का मतलब है कि मान लीजिए ये एक पर्सन है, इसकी एक दूसरे पर्सन है, इसने इसकी हाथ में चोटी बनी, तो एकदम से क्या करेगा, हाथ को पीछे खींच लेगा। क्यों खींचेगा, क्योंकि इसको दर्द होगा, एहसास होगा, है ना। तो ये क्या, ये बताता है कि यार ठीक है ये जिंदा है बंदा, ये बात मान ली। परंतु कभी कभार क्या होता है, कोई इंसान कोमा में बैठा है तो क्या वो जिंदा नहीं है, उसको चोटी भरोगे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, बट वो जिंदा है, जिंदा है। इट मीन कॉन्शियसनेस हो सकता है करेक्टर, बट ये 100% सही नहीं है, ठीक है। अब तो हमने देखा कि यार इतने सारी हमने कैरेक्टर्स निकाले, लेकिन सब में एक्सेप्शन, तो फिर अपन क्या माने। तो अपन इन सब की मिली जुली एक डेफिनेशन देते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग, जो कि रिप्रोडक्शन या रिप्लिकेशन कर सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मतलब हमने इन सबको मिला के डेफिनेशन दी, जिसमें सेल्फ रिप्लिकेटिंग आ गया, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इसमें कॉन्शियसनेस वगैरह सब डाल दी, तो वो लिविंग थिंग होती है। जब मैं सबको मिला दूंगा तो वो लिविंग थिंग की डेफिनेशन बन जाती है। अब ये बात हमने यहाँ पढ़ी, बट एक बात मुझे समझ में नहीं आई सर। क्या बात समझ में नहीं आई, वो बात यह है कि ग्रोथ और लिविंग थिंग में डिफरेंस क्या है या फिर सिमिलरिटी क्या है। तो अगर आप लिविंग को ग्रोथ से काउंट करोगे तो मान सकते हैं कि ठीक है जो ग्रोथ हो रही है वो लिविंग हो सकती है, बट कुछ एक्सेप्शन हटा दें। लेकिन लिविंग का मतलब ग्रोथ है नहीं, लिविंग का मतलब ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ एक छोटा सा करेक्टर है जो कि लिविंग का है, लिविंग बॉडी का एक करेक्टर ग्रोथ है। बट अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें अपन लिविंग की, ग्रोथ प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं, ठीक है। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है ग्रोथ। जैसे कि अब इसका एग्जांपल तो हम जानते हैं कि ह्यूमन में लिमिटेड होती है, लेकिन प्लांट्स में लंबी होती रहती है, तो वो सब चीज़ें भी हमने जानते हैं। अब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब इसमें होता क्या है, जस्ट अ सेकेंड। तो हमारे पूरे वर्ल्ड में 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज़ है। तो ये क्या दिखा रही है, डाइवर्सिटी शो कर रही है। अब डाइवर्सिटी जब शो कर रही है तो इसमें एक बात आपको मैं बोलना चाहता हूँ, इसमें वो बात है कि बायोडाइवर्सिटी, पहले वास्ट डाइवर्सिटी का मतलब, अभी डाइवर्सिटी क्या होती है और बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। डाइवर्सिटी होती है वेरियस टाइप ऑफ, है ना, वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। लाइक हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट है। कैसे बोलोगे, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह का क्लाइमेट पाया जाता है। बट बायोडाइवर्सिटी का मतलब है बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, और डाइवर्सिटी वैरायटी की बात कर रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी एक जगह पे स्पेसिफिक लोकेशन पे अगर बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स जितने भी तरह के मिल सकते मिल रहे हैं, तो उस जगह की वो बायोडाइवर्सिटी कहलाएगी। जैसे इंडिया बहुत रिच है बायोडाइवर्सिटी में। क्यों रिच है, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग है, तो यहाँ पर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग स्पीशीज मिल रही है। तो ठीक है, यहाँ पर क्या कह सकते हैं, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, ये होती है बायोडाइवर्सिटी। समझ में आई बात, अगर नहीं समझ में आई तो फिर समझाता हूँ। मान लीजिए ये छोटा सा मैंने प्लॉट काटा, इस प्लॉट के अंदर मुझे मिल रहा है एक पेड़ मिल रहा है नीम का, एक शीशम का पेड़ मिल रहा है, एक मुझे कुत्ता रहता है यहाँ पे, बिल्ली भी रहती है, एक गाय रहती है
है ना, एक चूहा रहता है। और ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि इनके अकॉर्डिंग टेम्परेचर यहाँ पर इनको मिल रहा है, इनको पानी चाहिए तो पानी मिल रहा है, सब कुछ चीज़ें मिल रही हैं। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है यहाँ पे? ये जितनी भी वैरायटी मिल रही है ना, ये यहाँ की बायोडाइवर्सिटी है। प्लांट हो गए, आपके डिफरेंट एनिमल्स हो गए। अब बायोडाइवर्सिटी किस पर डिपेंड करती है? बायोडाइवर्सिटी दो लोगों पर डिपेंड करती है। दो लोग नहीं, दो फैक्टर्स। एक होता है अबायोटिक फैक्टर और एक होता है बायोटिक फैक्टर। अभी अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर होते क्या है? अबायोटिक फैक्टर को आप 3 में या 4 में डिवाइड कर सकते हैं। अबायोटिक फैक्टर लाइक टेम्परेचर, लाइट, वाटर, या फिर आप एक चीज़ आप सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को भी आप बात कर सकते हैं। और बायोटिक फैक्टर्स लाइक कम आपकी फूड चेन कितनी कितनी वहाँ पे चल रही है, फूड वेब। एंड दूसरा जो होता है बायोटिक के अंदर ही कि वहाँ पे कंपटीशन कितना है। अभी सर ये आप क्या बताने लगे हैं वो मैं समझाता हूँ, चिंता मत करो, ये आगे कभी आएगा। लेकिन अगर 11th के बच्चा है तो उसको समझा, अगर ये मैं अभी समझा दूँगा तो उसको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि आज आप हैं, आपके घर में 2 रूम हैं, मान लीजिए। ये क्वेश्चंस ये तो बायोडाइवर्सिटी के अंदर मैंने जैसे आपको बोला कि एक घर है, उस घर के अंदर आपके मान लीजिए 4 रूम हैं, बट आपके घर में रहते लोग 8 हैं। तो एक रूम में कितने रहेंगे? 2-2 लोग रहेंगे, मान ली बात मैंने। अब 8 की जगह पॉपुलेशन बढ़कर आपकी 10 हो जाए तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे अच्छा एक काम करते, एक में 3 घुसा देते, एक में 4 घुसा देते, एक में 2 घुसा देते, एक में 1 घुसा देते। इस तरह से आपको मतलब सबको प्रॉपर्ली आप रहने की कोशिश करोगे। बट ये पॉपुलेशन बढ़ के बढ़ते क्या हो जाए? 100 लोग हो जाए। एंड देन आपको 100 लोगों को किस में डालना है? इस 4 रूम में डालना है। तो क्या होगा? लोग आधे रहेंगे और आधे बेचारे सफ़र करेंगे। यही सेम कंडीशन हो रही है बायोडाइवर्सिटी में। मान लीजिए कि कोई प्लांट सूख रहा है, उसको क्या क्या चाहिए होता है? तो अगर कोई प्लांट उगता है तो उसको चाहिए होता है सर, हम 2-3 चीज़ें मांगते हैं। जैसे कि पहली चीज़ जो है उसको लाइट चाहिए, दूसरा उसको वाटर चाहिए, एक प्रॉपर सॉइल होनी चाहिए, एंड तीसरा अच्छा उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर होना चाहिए। ये 3-4 चीज़ फैक्टर्स मांगते हैं। अगर कोई प्लांट है, अगर उसको सब चीज़ सही मिल रही है तो प्लांट क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, ग्रोथ शो करेगा। और अगर नहीं मिल रहा है तो ग्रोथ शो नहीं करेगा। तो बायोडाइवर्सिटी इज़ डायरेक्टली अफेक्टेड बाय दीज प्रॉपर्टीज़। अगर जितनी ज़्यादा अच्छी लाइट मिल रही है, जितना अच्छा पानी मिल रहा है, जितने अच्छे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं, उतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, आपको देखने को मिलेगी। कभी आपने बात नोटिस करी हो तो लाइक गंगा जहाँ बहती है, उस गंगा के आसपास के सॉइल में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि पीने को पानी है, न्यूट्रिएंट्स है, प्लांट्स बहुत सारे उग रहे होंगे, ठीक है, और एनिमल्स को भी खाने को मिल रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी किस पे निर्भर कर रही है? किस पे कर रही है? आपके बायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स पे। अब बायोटिक फैक्टर्स पे देखो क्या है, बायोटिक फैक्टर्स को भी समझा देता हूँ। लाइक मान लीजिए मैंने अभी जो बात आपको समझाई वही अगर मैं एक तरह से इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बोलूँ उस बात को, तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग समझिए आप। खाने को एक रोटी, एक चपाती है और खाने वाले 10 लोग हैं, तो क्या सबका पेट भर पाएगा? नहीं। तो फिर क्या होगा? उसमें से फिटेस्ट वन, जो इंसान सबसे ज़्यादा रोटी छीन पाएगा उसको ज़्यादा रोटी मिलेगी, है ना। उस रोटी का सबसे ज़्यादा टुकड़ा जो छीन पाएगा उसको रोटी मिलेगी, उसका पेट भरेगा और वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाएगा। बाकी सब जो लेस फिटेस्ट है वो बेचारे मर जाएंगे। यही बायोडाइवर्सिटी का एक नियम है। बायोडाइवर्सिटी में अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपके पास एक तो बहुत अच्छे अमाउंट में मेट फूड या सोर्स होना चाहिए जिससे कि बाकी बायोडाइवर्सिटी को भोजन या फिर चीज़ें मिलती रहें। लेकिन नहीं होगा तो क्या होगा? लास्टली ख़त्म होना ही है। तो ये बायोडाइवर्सिटी वैसे मैंने बहुत आगे समझा दिया आपको, बट हाँ बायोडाइवर्सिटी टर्म एक ऐसे है। तो अब इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी तो उसको समझना, अब क्या होता है डिफरेंट प्लांट्स वगैरह हमारे यहाँ पर मिल रहे हैं, तो अब उनको पढ़ना, याद करना, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा। हमने ये सोचा। अब नॉमेनक्लेचर क्या होता है? एक तो एनिमल्स मैंने 2 में डिवाइड करा, एनिमल और प्लांट्स, 2 ही मिलने वाले हैं आपको मेनली। तो अगर जब एनिमल्स का हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसको बोलते हैं जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जूलॉजी में स्टडी किसकी करते हो? एनिमल्स की। वहीं अगर प्लांट्स की बता दें तो हमेशा कौन सा लेटर आएगा? बॉटनी आपको देखने को मिलेगा। बॉटनी मतलब बॉटनी नॉमेनक्लेचर, मतलब प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। तो इनकी खुद की एक टीम बनाई गई, या फिर आप कह सकते हैं कोड बनाया गया जिनका काम था ये नॉमेनक्लेचर
करना है, इनकी रूल्स वगैरह बनाना, तो एक तो जो एनिमल्स के लिए बनाया गया तो वो होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजी वाली बात हो रही है यहाँ पे। और जो प्लांट्स के लिए था वो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो ये हमने आज के इस पेज पे पढ़ा। अब हम आगे चलते हैं। ICBN, ICZN और ICBN हमने पढ़ लिए हैं। ICBN किसके लिए होता है? प्लांट्स के नोमेनक्लेचर के लिए होता है, ये वाली जो संस्था है। एंड देन ये वाली जो है सिस्टम है, ये आपका एनिमल्स के क्लासिफिकेशन में हेल्प करती है। अब क्या होता है जब आप अब क्या करते हैं नोमेनक्लेचर में, हो क्या रहा है असली में, नोमेनक्लेचर में हम कर क्या रहे हैं, करीब बस इतना रहे कि हम साइंटिफिक नेम देने की कोशिश करें प्लांट्स को। तो साइंटिफिक नेम देने के लिए दो मेन चीज़ होती है एनिमल्स के या प्लांट्स के नाम में। नाम को दो शब्दों में लिखा जाता है, लाइक जैसे मैग्निफेरा इंडिका, नाम सुना होगा, ये मैंगो को बोला जाता है मैग्निफेरा इंडिका। तो उस नाम के अंदर लाइक मैग्निफेरा इंडिका जब आप लिखोगे तो दो पूरा एक नाम है जिसको दो लेटर्स से मतलब दो वर्ड से मिलकर बनाया गया है। तो जो पहला वर्ड होगा वो जेनेरिक नेम को शो करेगा और दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब स्पीसीज को शो करेगा। मेरी बात आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे अगैरोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस है, तो अगैरोबैक्टीरियम जो है वो है आपके जीनस, एंड टूमीफेशियन जो है स्पीसीज है। तो पहला जो वर्ड होगा वो आपको किसको शो करेगा? जीनस को, एंड देन दूसरे स्पीसीज को। अभी याद कैसे रहेगा कि पहला जीनस को दूसरे स्पीसीज को? तो इसको याद करने का तरीका है कि अल्फ़ाबेटिकली जब आप जाओगे तो पहला जो आता है एस और जी में से पहले आता है जी और सेकंड नंबर पे आता है एस। तो इस तरह से आपको याद रह सकता है। अब कुछ रूल्स हैं जो कि आपके नोमेनक्लेचर के लिए फॉलो करने होते हैं। पहला बात तो ये कि बायोलॉजिकल नेम जो होगा ना वो लैटिन में होगा और रिटन जो होगा ना टैलिक्स में लिखा जाएगा। तो पहला मैंने लिखा कि लैटिन और टैलिक्स से रिलेटेड लॉ है जिसमें ये बोला गया है कि जो बायोलॉजिकल नेम होगा वो लैटिन में होगा और रिटर्न जो होगा वो टैलिक्स में किया जाएगा। और दूसरा जीनस एंड स्पीसीज, पहला जो फर्स्ट वर्ड होगा वो जीनस को शो करेगा, सेकंड वर्ड स्पीसीज शो करेगा। ये मैंने जो बात बोली वही सेम बात यहाँ पर जो मैंने पढ़ने पढ़ा ये वाली बात है। एंड थर्ड जो हैंड रिटन, जब आप हाथ से लिखोगे तो सेपरेटली अंडरलाइन करोगे, लाइक मैग्निफेरा इंडिका जब आप लिखते हो, जैसे मैंने कहीं लिख रखा होगा, जैसे ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैंने इसको लाइन कर रखा है अंडरलाइन। और पहला तीसरी चौथा जो है कि फर्स्ट वर्ड जो होगा ना, लाइक जीनस का फर्स्ट वर्ड मैग्निफेरा का कैपिटल होगा, ठीक है, एंड इंडिका मतलब स्पीसीज का आई वर्ड क्या होगा? स्मॉल होगा। ये बात यहाँ पर फर्स्ट वर्ड का भी बोला है। तो हमने क्या देखा कि देखो इसके जो रूल्स कहता है वो रूल्स 4 रूल्स है। पहला है कि इटैलिक्स में होना चाहिए वर्ड लिखा, मतलब बायोलॉजिकल वर्ड। दूसरा है कि आपका जब आप हाथ से आपके जीनस और स्पीसीज में होना चाहिए, पहला वर्ड जीनस, सेकंड वर्ड स्पीसीज होना चाहिए। थर्ड वर्ड जब आप हाथ से लिखते हो तो अंडरलाइन होना चाहिए और प्रिंटेड होते हो इटैलिक्स में होना चाहिए। और फोर्थ जो है वो है कि फर्स्ट वर्ड जो होता है वो जीनस का वो कैपिटल होना चाहिए और स्पीसीज का स्मॉल होना चाहिए। तो इसका अपना एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं आप, ये एग्जांपल था मैग्निफेरा इंडिका, ठीक है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, यहाँ पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन है क्या असली में। तो क्लासिफिकेशन जो है सिंपल मीनिंग समझिए, क्लासिफिकेशन का मतलब है टैक्सोनॉमिकली कैटेगरीज में आप डिवाइड कर रहे हो तो उसको बोलते हैं हम टैक्सोनॉमी। जी जो होते हैं ना जितने भी आप क्लासिफिकेशन नाम देखोगे वो टैक्सोन को दिखा रहे हैं ना। तो टैक्सा क्या है? टैक्सा एक कैटेगरीज के शो करता है ना। टैक्सा एनी लेवल, जितने भी डिफरेंट लेवल्स हैं वो टैक्सा के अंदर आता है। और जब टैक्सा के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे टैक्सोनॉमी, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हुआ है? एक तो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हुआ है। सेल टाइप क्या था एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी मतलब आपके मॉडर्न टैक्सोनॉमी के लिए अभी जो यूज़ किए गए वो है इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ देखी, आपने नीचे देख ली होगी एक बार कि हमने किस तरह से क्लासीफाई कर रहे हैं। हम दो चीज़ मेन तो इस पर फोकस किया गया था, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, सेकेंड है सेल टाइप। अब आगे चलते हैं सिस्टमैटिक्स, ब्रांच ऑफ स्टडी रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक जो है वो ब्रांच होती है, स्टडी करती है रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर इस टाइटल को यूज़ करा था आपके कार्लस लिनेस की बुक थी जिसका नाम था सिस्टम एंड नेचर, उसमें इसको यूज़ किया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो कुछ ज़्यादा काम करने लेकिन लिखा हुआ था तो मैंने लिख लिया क्योंकि नीट के लिए थोड़ा बहुत भी हम छोड़ नहीं सकते, तो भी तो मैंने बोला लाइन बाई लाइन डाला गया है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या? टैक्सा से बनकर ये बहुत सारी कैटेगरीज, जो बहुत सारे टैक्सा मिलकर टैक्सोन बनते हैं एंड देन इनको कैटेगराइज करके टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बनाए गए। अब होता है कि आप यहाँ पे इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ
एंड देन आप देखोगे मैंने ये बनाया कुछ स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ये क्या होता है, आप किसी भी प्लांट के एनिमल्स को क्लासीफाई करते हो तो आप लेवल डालते हो, लाइक कि यार देखो कैसे कैसे मैं समझाता हूँ आपको ना। अब मैं आपको जनरल एग्जांपल देता हूँ, लाइक आपकी फैमिली लगाती है, जैसे मैं लगाता हूँ माथुर, ठीक है, माथुर में लगाता हूँ। चलो इसको यहाँ से नहीं, यहाँ से समझाना चाहता, चलो लाइक मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं ह्यूमन हूँ, ठीक है भाई, ठीक है। अब मैं ह्यूमन होने के बाद मैं क्या हूँ, मैं मैमल हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, मैमल हूँ, स्तनधारी जिसको कहते हैं। एंड देन मैमल के अंदर भी मैं कहाँ पर रहता हूँ, मैं रहता हूँ राजस्थान में। पहले इंडिया लिखता है ना यार, इससे नहीं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि मैमल ह्यूमन वाली बात आ गई तो फिर आप बोलोगे सिर्फ वही बात हो। जैसे मैं रहता हूँ वर्ल्ड में, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं वर्ल्ड में रहता हूँ। अब वर्ल्ड के अंदर भी मैं रहता हूँ इंडिया में, इंडिया में मैं रहता हूँ राजस्थान में, राजस्थान में भी मैं कहाँ रहता हूँ, तो जयपुर में, ठीक है। एंड जयपुर में मैं कहाँ रहता हूँ, जयपुर में रख दूँगा मैं कॉलोनी, कोई कॉलोनी, मैं आपको जगह नहीं बताऊँगा आपको, लेकिन बता दो ना। अब वर्ल्ड, इंडिया, राजस्थान, जयपुर, कॉलोनी। अब ये क्या हुआ, मैं अपनी अपनी क्लासीफाई कर रहा हूँ मैं अपने आप को कि अच्छा, अब क्या होगा, आप ये बताओ कि ऊपर किस तरह से मेरे को क्लासीफाई किए गए हैं। बड़ा मतलब बड़ा सबसे ऊपर रखा है बड़े ग्रुप को, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसा कर ना। तो इस तरह से किसी प्लांट को अगर आप क्लासीफाई करोगे एनिमल को, तो ऊपर रखा जाता है सबसे बड़ा किंगडम। किंगडम में होता है कि प्लांट ही एनिमल है ना। उसके बाद अब फिर तो बाद में 5 किंगडम में बांट दिया गया, तो 5 किंगडम के बेसिस पे डाला गया है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपका आता है फाइलम, ठीक है। और इसके पहले, इसके बाद आता है एस जी फॉक एफ के, सी से आता है क्लास, ओ से आता है ऑर्डर, एफ से आता है फैमिली, जीनस और स्पीशीज। अब आप बोलोगे सर आपको नाम कैसे याद है इन चीज़ों के, तो इसकी एक ट्रिक है, जो ट्रिक मैंने बना रखी वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बड़े से छोटे की तरफ लेकर जा रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरा बड़े से लेकर छोटे तक, यहाँ तक बड़े से लेकर छोटे तक जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं स्पीशीज़, किंगडम वगैरह क्या क्या होता है ये, फिर इसके बाद हम बाकी, अभी थोड़ा सा लंबा और वीडियो होगा, हल्का सा 10 मिनट 5 मिनट कवर पड़ेंगे, एंड देन फिर चलेंगे। स्पीशीज़ जो होती है ना, स्पीशीज़ है ना, मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंग आराम से डिफरेंस देखा जा सकता है, मतलब आप डिफरेंस कर सकते हो दो स्पीशीज़ के बीच में ना। और क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ भी होती है और इजीली पर डिस्टिंग्विश हो जाती है ना। तो स्पीशीज़ सबसे छोटी जो टैक्सोनॉमी कैटेगरी उसमें सबसे छोटा है स्पीशीज़ होती है। दैन उसके बाद आती है आपकी जीनस, जीनस में वही जैसे कि पैंथेरा। अब क्या होता है, इस जेनर के जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज आ सकती हैं। जैसे पैंथेरा के अंदर देखो, पैंथेरा एक जीनस है, उसके अंदर कितनी स्पीशीज है, लियो पैंथेरा पैराडास, पैंथेरा टाइगरस। अब वही चीज़ है, पहला वर्ड जीनस, स्पीशीज। तो जब आप साइंटिफिक नेम लिखोगे ना लाइन का, तो पैंथेरा लियो लिखोगे आप। क्यों लिखोगे, क्योंकि पैंथेरा जीनस है और लियो आपका क्या है, स्पीशीज है। ऐसी फैमिली में लेस सिमिलैरिटी, मतलब सिमिलैरिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती है जब आप हाई लेवल पे जाते हो, सिमिलैरिटी डिक्रीज होती है जब आप हाई लेवल में जाते हो, ठीक है। जैसे कैट एंड डॉग, इनमें आप सिमिलर आप पता कर सकते हो कि हाँ कौन क्या है। तो कैट की जैसे कि आती है फेलिडिया, और फैमिली की आती है कैनिसीडिया। अब प्लांट्स में फैमिली में एक बात बताऊँ कैसे पता चलेगा फैमिली है, तो आप बाद में देखना लास्ट में सफिक्स लगा होता है, ए सी, ये वाला सफिक्स। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सॉलिन ए सी, ये सफिक्स लगा रहेगा। ये सफिक्स हर जगह फैमिली जो प्लांट्स में सफिक्स होंगे ना, उसमें आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगा ए सी, सोलिन ए सी। जैसे सोलिन ए सी के अंदर कौन कौन से आपके वो आ जाते हैं डिफरेंट, क्या ये सोलिन ए सी के अंदर अलग अलग के मतलब स्पीशीज मान लीजिए उसका है ऑर्डर। अब ऑर्डर जो होता है ना, ऑर्डर अब बहुत, एक ऑर्डर में बहुत सारे जीनस आते हैं, ये बात याद रखिएगा।
अब एक क्लास में बहुत सारे ऑर्डर्स, फिर ऑर्डर्स में जीनस, जीनस में स्पीशीज, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे हम। जैसे फाइलम, फाइलम जैसे इसमें फीचर्स यूज़ करेगा, जैसे कॉर्ड डेटा, नॉन कॉर्ड डेटा। तो कॉर्ड डेट मतलब कॉर्ड डेट्स आपकी नोटो कोड्स के बेसिस पे कॉर्ड डेटा, नॉन कॉर्ड डेटा में डिफ्रेंशिएट किए गए हैं, तो इसलिए इसको क्या में क्लासीफाई किया गया है फाइलम को। फिर फाइलम, बहुत सारे फाइलम किस में आता है, किंगडम में आता है। अब इसको याद करने की टेक्निक जो होती है वो आपको बताता हूँ मैं। टेक्निक होती है देखो ये वाली, एच जी फॉग पार्क, ठीक है। तो इसमें से एक वर्ड हटा दीजिए, पार्क ये हटा दीजिए, बाकी से सब सही है वर्ड। अब ये एच जी फॉग पार्क क्या है, देखो संगीत होता है फॉग पाकिस्तान में, कैसे किंगडम, पी से फाइलम, आपके या सी आएगा इधर साइड, सी, सी से क्लास, ए से ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस, एंड देन एस से स्पीसीज। तो ये पूरा के पूरा हमने याद कर लिया। कैसे, संगीत, फॉग, या फॉग की स्पेलिंग एफ ओ सी लिखिएगा यहाँ पे ना, वैसे स्पेलिंग एफ ओ एल की होती है। एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी पी ए के लिखते ना अपन, तो पी के लिखना है बस, ये हमको याद होना चाहिए। मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आप, मैं इसको वीडियो को डालूंगा इसके 4 या 5 दिन बाद, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ इस पर कोई व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक आ रहा है, तो मैं और डालूंगा, पक्की बात। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।